Hello there friends, once again welcome back to my channel Scientific Phenomenal Facts। आज का मेरा टॉपिक है कि ओम्स लॉ में क्यों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्यों हम लोग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी नहीं लिखते हैं, उसका क्या फैक्ट्स है वो मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले देखिए ओम्स लॉ में क्या क्या माजरा है। ओम्स लॉ क्या चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जो कोई कंडक्टर में से फ्लो करता है तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का, जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर प्रेशर वो सेम रहेगा, यही उसका कंडीशन है। तो हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ में कौन कौन सा फैक्टर आता है। पहले तो है करंट, potential difference and resistance। तो इसमें अगर हम लोग ओम्स लॉ को ऐसे डिफाइन करते कि कोई भी कंडक्टर में से जब करंट पास होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस क्या चीज है? क्या हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज है? वो एक प्रॉपर्टी है कोई भी चीज का जो वो अपोज करता है। रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which resist the flow of current। Here we are going to discuss about electrical resistance। तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, वो प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which resist the flow of electric current। तो रेजिस्टर अलग चीज है। रेजिस्टर डायरेक्ट वो सब्सटेंस होता है, जैसे कि निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, टंगस्टन, उसका उन सारा जो एलिमेंट्स होता है, वो जो मेटल्स होता है, उसका करंट को रोकने का कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है, उसीलिए उन लोगों को रेजिस्टर्स का टाइटल दिया गया है। अभी हम लोग ओम्स का लॉ पढ़ते हैं। ओम्स का लॉ क्या है कि the electric current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। तो हम लोग इसको Q I directly proportional to V नहीं लिख सकते हैं। क्यों हम लोगों को V directly proportional to I लिखने का जरूरत है? इसमें आप लोग देखिए एक मैटर आता है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है कि नहीं। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल लगभग सेम ही है। मैं आप लोगों को एक भौतिक सेल द्वारा ये समझाता हूं। तो देखिए आप लोग, ये कंटेनर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां में हम लोग तो जानते नहीं है कि वर्क डन किसे कहते हैं और पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए। सिर्फ हम लोग डेफिनेशन को पढ़ के संतुष्ट रहते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज द वर्क डन, एंड वी विल वेरीफाई वेदर V directly proportional to I or not, and what happens due to the change in the resistance of a conductor। Here let you see, आप लोग देखिए, मैं दो इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। इन दो इलेक्ट्रोड को हम लोग पोटेंशियल भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग इधर में जिंक लेंगे, इफ वी टेक जिंक here and here are the zinc rod,
क्या इन दोनों का पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आ गया? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुनासिब नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस जिंक के जगह में मैं कॉपर लेता हूं तो इन दोनों का पोटेंशियल में तो डिफरेंस होगा ही, है कि नहीं? क्योंकि दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स है। और अगर मैं कॉपर को जिंक के साथ एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूं, क्या करंट फ्लो करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा? अगर करेगा तो कैसे, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं? इन दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन पास होगा और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो इन दोनों में से हम लोग अगर एक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो उधर में देखेंगे कि जिंक वो हाईली रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में। इन कंपेयर टू कॉपर, जिंक इज मोर electropositive and more reactive, and zinc has more reducing power in compared to copper based on the activity series. यहां मैं एक गुस्ताखी करना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। यहां मैं एक रेडॉक्स का रिएक्शन लिखना चाहता हूं। अगर जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। यहां में ये मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और यहां में कॉपर जो आयोनिक बॉन्डिंग में है, इधर में जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और सल्फेट दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यहां में कॉपर जो आयोनिक बॉन्डिंग में था, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये अलग हो चुका है, प्योरली एटॉमिक फॉर्म में आ चुका है। तो इधर में ऑक्सीडाइज कौन हुआ? जिंक। रिड्यूस कौन हुआ? ये दोनों रिड्यूस हुआ। मैं मेरा रेडॉक्स रिएक्शन का वीडियो में ऑलरेडी मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं। यहां में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडेशन, यहां में रिडक्शन हुआ है। तो इधर में दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा? कॉपर छोड़ेगा या जिंक छोड़ेगा? हालांकि हम लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा देख चुके हैं कि जिंक ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ चुका है, लॉस कर चुका है। तो इलेक्ट्रॉन, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कॉपर के तुलना में, क्योंकि वो उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है कॉपर के तुलना में। ये बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और हालांकि कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो कॉपर बन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। एनोड, कैथोड। ये माजरा क्या आप लोगों को समझ में आया कि जिंक क्यों नेगेटिव हुआ और कॉपर क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉन जिंक के पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये ऐसे नहीं कि मैं इधर में ये आयन नहीं लिखा, मैं ये आयन नहीं लिखा। अगर आयन होता, आयनिक फॉर्म में होता तो अलग होता माजरा। यह मैं डायरेक्टली लिख चुका हूं, द मेटल्स, द एलिमेंट्स आई प्लेस्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन कहां से मूव किया? जिंक में से मूव किया, है कि नहीं? तो इस भौतिक सेल में भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिंक से होते हुए कॉपर में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग वर्क डन किया ही नहीं।
यहां में तो कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो वर्क डन किया ही नहीं। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी ना जाके बनेगा हम लोगों का वो पूरा सिस्टम। तो वर्क डन क्या है, अगर हम लोग इधर में हाइड्रोजन सल्फेट ले लेते हैं तो क्या होगा इसका रिएक्शन। हालांकि यहां आप लोग देखिए तो इस भौतिक सेल में जो हाइड्रोजन सल्फेट रखे हैं वही ना है हम लोगों का वर्क डन। तो देखिए जब हम लोग इस भौतिक सेल में हाइड्रोजन सल्फेट रखेंगे तो हाइड्रोजन एंड सल्फेट वो अलग हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर में हाइड्रोजन का तो दो आयन है कि नहीं, दो आयन। ऐसे तो दो आयन लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख लेता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो सल्फेट का केस में ये सल्फेट भी अलग हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, SO4 यह में 2-। तो क्या होगा, यह में जिंक जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये जाके जिंक के साथ रिपल्स करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इसका तुलना में। तो ये रिपल्स करके ये आय मूव करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। तो सल्फेट जो है ये जाएगा आप लोगों का जिंक के पास, क्योंकि जिंक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सल्फेट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव आयन है। तो सल्फेट मूव करेगा जिंक इलेक्ट्रोड के पास। तो इसी तरीके से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से रिपल्स होके ये मूव करेगा कॉपर के पास, और हालांकि जिंक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कॉपर के पास। यह आप लोगों को गलतफहमी ना हो जाए, सल्फेट मूव करेगा जिंक के पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है आयन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये रिपल्स करेगा जिंक से और ये मूव करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड के पास। यही है वर्क डन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लाना, तो इस जो रिएक्शन होता है इसी वजह से करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाता है। मैं आप लोगों को ड्राई सेल का एग्जांपल भी दे सकता था, लेकिन उसमें आप लोगों का वो भी हो सकता था, उसमें आप लोगों को जिंक लेना है, कार्बन लेना है, तो मैं ज्यादा पेचीदा नहीं बना के मैं सिंपलिसिटी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, यही है पोटेंशियल, ये दोनों का अभी पोटेंशियल का डिफरेंस है और ये वर्क डन हो चुका है। वर्क डन करने के बाद यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी माजरा है कैसे करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर डिपेंड करता है और करंट वो कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आप लोगों को क्लियरली एंड सिंपलिसिटी में समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, मान लीजिए ये एक डिवाइस है, इसमें आपका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी। मैं सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप लोग कॉम्प्लेक्स वाइज क्रिटिकली मत पकड़िए, तो मैं आप लोगों को ये सिंपलिसिटी में बताता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि इसमें हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है? कैसे? इसमें क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा हायर पोटेंशियल है और कौन सा लोअर पोटेंशियल है? इसमें कॉपर से लेके जिंक के पास करंट मूव करता है, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो हमें पता है कि पानी का केस में भी
हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होता है वाटर। तो मान लीजिए ये है कॉपर हायर पोटेंशियल, ये है जिंक लोअर पोटेंशियल। इसमें ऐसा ही होता है, इसका जो फैक्ट है ये ऐसा ही है। तो इसमें आप लोग देखिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। अगर मैं इसमें करंट फ्लो करता हूं 0.0025 एम्पेयर, तो इसका रेजिस्टेंस बनता है। अभी रेजिस्टेंस को हम लोग कौन सा एग्जांपल से समझ सकते हैं? वो हर डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरा और एक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज करते हैं, उसमें वो हीट हो जाता है निक्रोम वायर, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम लोग अगर फैन को पकड़ लेते हैं, सीलिंग फैन या कोई भी टेबल फैन, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही रेजिस्टेंस, वही है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए हम लोग इधर एक रेजिस्टेंस का रूप में यूज करते हैं एक बल्ब को, तो क्या होगा? अगर इसी वैल्यू में हम लोग निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस होगा 4800 ओम। हमेशा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, करंट का एम्पेयर, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। ये वैल्यू आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करने से मिलेगा, फॉर्मूला में पुट करने से मिलेगा, लेकिन वो फॉर्मूला भी सही मायने में मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूं। अभी मैं ये वैल्यू को बेस करके मैं इधर में थोड़ा आसान कुछ वैल्यू लिखने वाला हूं। मान लीजिए इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 15 वोल्ट और इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल का डिफरेंस 15 माइनस 5 हमें मिलता है 10 वोल्ट। तो मान लीजिए 10 वोल्ट में करंट फ्लो करता है आपका 4 एम्पेयर। जस्ट लेट अस कंसीडर, तो उसमें रेजिस्टेंस होता है आप लोगों का, मान लीजिए इधर में 6 ओम, ऐसे मान लीजिए। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस में 4 एम्पेयर करंट पैदा होगा, ये फिक्स्ड है। तो अगर हम लोग इधर में और एक रेजिस्टेंस लगा दिए तो करंट तो इधर से फ्लो करेगा, इधर में भी, इधर में भी, ये भी करंट को कंज्यूम करेगा, ये भी कंज्यूम करेगा। मान लीजिए ये कंज्यूम करेगा 2 एम्पीयर, वोल्ट ले रहा है, ये भी वोल्टेज ले रहा है, करंट ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है। तो करंट कम हो रहा है, हम लोगों के पास करंट कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर में हम लोग दोबारा और एक लेता है, इधर में हम लोग लेता है एक्स पकड़ लेता है, तो समझने में आसानी होगा एक्स, तो इधर में होगा एक्स ही पकड़ लेते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो पोटेंशियल ये भी वोल्टेज ले लेगा, ये भी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये भी करंट कंज्यूम करेगा, ये भी करंट कंज्यूम करेगा। इतना वोल्ट में इतना ही करंट पैदा हो सकता है। अगर इधर में डबल हो गया रेजिस्टेंस तो ये बनेगा हाफ, 4 का हाफ होता है 2 एम्पीयर। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, क्योंकि I होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और हम लोग इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस होता है करंट का रेसिप्रोकल। मैं आप लोगों को इसे वैल्यू से समझाता हूं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है आप लोगों का हाफ, तो करंट कितना बनेगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/2 हो गया रेजिस्टेंस का जगह में, तो ये बनेगा करंट बनेगा डबल। और अगर रेजिस्टेंस बनेगा डबल तो करंट इस फॉर्मूला द्वारा
1/r होता है, तो r के जगह में 2 बैठा देते हैं, तो करंट बन गया हाफ। तो हमारा ये कंसेप्ट करेक्ट है। तो अभी देखिए हम लोग Q V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, क्यों हम लोग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिखते हैं? देखिए इस केस में V इज इक्वल टू IR, यह R होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग I इज इक्वल टू VR ले लेते हैं तो क्या बनेगा, मैं आप लोगों को समझाता हूं पूरा डिटेल्स में। इधर में आ जाएगा V/R इज इक्वल टू I, इधर में बनेगा I/R इज इक्वल टू V। हम लोगों को पता है ओम्स का लॉ। ओम्स का लॉ क्या है? जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर, जो उसका दोनों एंड्स में होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी मैग्नीट्यूड पे बढ़ेगा। और इस केस में देखते हैं हम लोग, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, लेकिन इधर में करंट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ये सही है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है ये हाफ होने से करंट डबल होता है, और रेजिस्टेंस डबल होने से करंट हाफ हो जाता है। और इस केस में देखिए अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये कंसेप्ट रॉन्ग है। इसीलिए हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिखते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इधर में अगर हम लोग कांस्टेंट को ले लेते हैं IR इज इक्वल टू V, तो क्या ये सही मेथड होता लिखने का? हमेशा हमारा नॉलेज यही बताता है कि हमेशा हम लोग कांस्टेंट को राइट साइड में लेते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट फेल होता है। और देखिए अगर हम लोग मानते हैं कि अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसीलिए उसको राइट साइड में लिखा गया है। ये कंसेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन है उसमें फोर्स डिपेंड करता है दोनों बॉडी का मास का ऊपर, और उसका जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर के ऊपर। तो क्या हम लोग masses of the body by square of the distance is equal to force लिखा है? नहीं लिखा। मैं अभी इसको इरेज करता हूं। मान लीजिए करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस का ऊपर, ये ओम्स लॉ का हिसाब से। और न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें फोर्स डिपेंड करता है दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट में एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में। तो ओम्स लॉ का केस में हम लोग लिखता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। तो ये कोई डिपेंड करने वाला ना करने वाला कोई फैक्ट नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला द्वारा मैच होगा उसी में ही बेस करके हम लोग एनालाइज करते हैं, और जो प्रोसेस द्वारा प्रूव होगा उसी का ऊपर बेस करके हम लोग प्रोपोर्शन बिठाते हैं। इधर में देखिए डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है।
इधर में फोर्स डिपेंड करता है मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये लेफ्ट साइड में है। तो ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है कि जो डिपेंड करता है उसको लेफ्ट साइड में होना है, ये कंसेप्ट रॉन्ग है। तो ओम्स लॉ का हिसाब से यही करेक्ट है, क्योंकि ये मैथड द्वारा हमें पता चल चुका है। तो देखिए, एक बात तो यह है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होगा तो करंट का उस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस करके एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में से। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ होगा। लेकिन रेजिस्टेंस का केस में तो अलग है, करंट का फील्ड में, वो तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों वोल्ट कंज्यूम करेगा, वोल्टेज, तो क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ कमी आएगा? जो फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें कोई कमी नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस होगा जरूर, कुछ चेंजेस होगा जरूर। लेकिन वो लाइट जो हल्का लोड होता है उसमें पता नहीं चलता है। अगर कोई मशीन्स हो, इंडस्ट्रीज हो, तो वो लोड हमें पता चलता है। तो ओम्स लॉ का जो कंसेप्ट है ये भी तीन केस में फेल होता है, होल्ड नहीं करता है। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ गया तो ओम्स लॉ इनवैलिड होगा, वो काम नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड में लाया या जनरेटर में यूज किया तो उसमें भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और ओम्स लॉ जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है, या आप लोग उसको ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, उसमें भी ओम्स लॉ इनवैलिड होगा, होल्ड नहीं करेगा। एक ओमिक कंडक्टर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डायोड में भी ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो दोबारा हम लोग सीखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। According to Ohm's law, the electric current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end under the condition like pressure, temperature, etc. remains the same. तो होप कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को देखता रहिए। थैंक यू।